आप सभी की क्लास सोनाली क्लासेस में आप सभी को नमस्ते। आज की करंट अफेयर्स 29 जुलाई करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। माह कौन सा है? श्रावण मास चल रहा अभी। श्रावण मास तिथि कौन सी है? तो शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि। वार कौन सा है? मंगलवार। विक्रम संवत 2082 और शक संवत 1947। आज की क्लास में पहले पढ़ेंगे हम अनुच्छेद। तो अनुच्छेद पहला या आर्टिकल पहला, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में संसद विधि द्वारा नए राज्यों का प्रवेश एवं उनकी स्थापना राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर भारत में मिला सकते हैं। मतलब कि विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकते हैं अनुच्छेद 2 के तहत। जैसे कि सिक्किम को 22वां राज्य बनाया था 16 मई 1975 को भारत में मिलाया था। पहले 35वां संविधान संशोधन हुआ 1974 में, तब सिक्किम बना सहराज्य। 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ तो सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला। 35वां संविधान संशोधन 1974 में, तब सहराज्य का दर्जा मिला। और 36वां संविधान संशोधन 1975 में, तो उसमें राज्य का दर्जा मिला। आर्टिकल 3, संसद को किसी राज्य क्षेत्र में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, मतलब कोई भी 2 राज्य हों या 2 से अधिक राज्य हों तो उनका निर्माण करने की शक्ति प्राप्त है। मतलब 3 के तहत कोई भी 2 राज्य, 3 राज्य या उनकी सीमा में परिवर्तन या उनके नाम में परिवर्तन, कोई भी परिवर्तन करना है तो आर्टिकल 3 के तहत कर सकते हैं। संसद को किसी भी राज्य क्षेत्र में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, मतलब 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्यों का निर्माण करने की शक्ति या उनकी सीमा में परिवर्तन करना या उनके नाम में परिवर्तन करना, तो आर्टिकल 2 के तहत। आर्टिकल 4 में क्या है? अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया प्रावधान अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब जो आर्टिकल 2 और 3 है, इन दोनों में संशोधन नहीं किया जा सकता। नोट, 9वें संविधान संशोधन द्वारा बेरूवादी मतलब कि मुस्लिम क्षेत्र राज्य क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपा गया। आर्टिकल 5 में क्या है? अधिवास द्वारा नागरिकता, मतलब वह भारत का नागरिक होगा जो निम्न 3 शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करेगा। पहली शर्त क्या है? या तो वो खुद व्यक्ति या भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, या तो वो खुद जन्मा हो भारत के राज्य क्षेत्र में। पॉइंट नंबर दूसरा, उसके माता या पिता कोई भी भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो या उसके मम्मी या पापा में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र का होना चाहिए। पॉइंट नंबर तीसरा, वह संविधान बनने के ठीक पहले कम से कम 5 वर्षों तक साधारण तौर पर भारत का निवासी रहा हो। मतलब जब संविधान बन रहा था कम से कम उसके 5 साल पहले वो भारत में रह चुका हो, मतलब कि भारत का निवासी रहा हो, तो उसे मतलब नागरिकता प्राप्त हो सकती है। आर्टिकल 6, पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता, यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। मतलब आर्टिकल 6 में क्या है? जो पाकिस्तान से भारत आ रहा है जो व्यक्ति, तो संविधान बनने के बाद आ रहा है अगर, तो नागरिकता नहीं मिलेगी। आर्टिकल 7, स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी। मतलब कि साथ में भारत स्वतंत्र हो गया, उसके बाद कुछ व्यक्ति पाकिस्तान चले गए, वो संविधान बनने के पहले आ गए तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी। ये किसमें लगा है? आर्टिकल 7। अब आर्टिकल 8, विदेशी भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। मतलब आप विदेश में घूमने जा रहे या फिर आपकी नौकरी लग गई तब आपकी भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। ये आर्टिकल 8 के तहत। आर्टिकल 9, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त कर दी जाएगी। मतलब आप
विदेश की नागरिकता ले लेंगे तो आपकी भारत की नागरिकता खुद से समाप्त हो जाएगी, मतलब स्वतः समाप्त कर दी जाएगी अनुच्छेद 9 के तहत। अब अनुच्छेद 10 में क्या है, भारत की नागरिकता बनी रहेगी तब तक देश विरोधी कार्य ना करें, ये अनुच्छेद 10 में। अनुच्छेद 11 में क्या है, नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है, मतलब नागरिकता से जुड़े जितने भी कानून है वो कौन बनाएगी, संसद। ये जिम्मेदारी किसके पास है, तो वो गृह मंत्रालय के पास। नोट, इस प्रयोजन हेतु संसद में नागरिक अधिनियम 1955 पारित किया गया। और अनुच्छेद 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 में अल्पीकरण, यदि हमारे मूल अधिकारों द्वारा, मतलब हमारे मूल अधिकारों द्वारा किसी दूसरे के मूल अधिकारों को प्रभावित करें तो हमारे मूल अधिकारों पर रोक लगाई जा सकती है। अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता, मतलब कि कानून विधि क्या है, कानून। तो विधि के समक्ष समानता ये कहाँ से लिया, ब्रिटेन से। और विधि के समक्ष संरक्षण, संरक्षण कहाँ से लिया, अमेरिका से। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 क्या कहता है, धर्म और मूल और वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान से भेदभाव नहीं होगा, मतलब कि धर्म के आधार पर, धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान से भेदभाव नहीं होगा, ये अनुच्छेद 15 में। और 15 के बी में क्या है, राज्य में स्थित सार्वजनिक संस्थान, मतलब सभी के लिए उपयोगी होगा, या धर्मशाला हो, या खेल का मैदान हो, या पार्क हो, कोई भी सार्वजनिक संस्थान सभी के लिए उपयोगी होगा, किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं। आर्टिकल 15 का सी, राज्य महिलाओं तथा बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध कौन कर सकता है, किस आर्टिकल के तहत, 15 के सी। 15 के डी में क्या है, राज्य SC ST को सामान्य शिक्षा संस्थानों में आरक्षण देगा, मतलब कि SC और ST को क्या मिलेगा, आरक्षण, 15 के डी के तहत। 15 के ई में राज्य SC ST और OBC को उच्च शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण देगा, जी 15 के ई के तहत। 15 के एफ के तहत क्या है, EWS का अर्थ पिछड़ापन के आधार पर शिक्षण संस्थान में 10% आरक्षण, मतलब EWS को 10% आरक्षण मिला, कौन से तहत, किस आर्टिकल के तहत, 15F। 103वां संविधान संशोधन हुआ था 2019 में। अनुच्छेद 16, 16 क्या कहता है, लोक नियोजन, मतलब कि नौकरियों में अवसर की समानता, मतलब वैकेंसी निकला 16 के ए के तहत। 16 के बी में क्या है, राज्य, धर्म, जाति, वंश, लिंग, जनजाति, जन्म स्थान के आधार पर लोक नियोजन में भेदभाव नहीं करेगा। 16 के बी में, 16 का बी क्या कहता है, राज्य, धर्म, जाति, वंश, लिंग और जनजाति और जन्म के आधार पर लोक नियोजन में भेदभाव नहीं करेगा, जिस 16 के बी में। 16 के सी में क्या है, राज्य लोक सेवाओं में जन्म या निवास के स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकता है, जन्म या निवास के स्थान पर, मतलब कि जन्म के स्थान पर और निवास के स्थान पर। और 16 के डी में क्या है, SC ST को पदोन्नति में समान वरिष्ठता दी जाएगी, इसके लिए कौन सा 85वां संविधान संशोधन हुआ, कब, 2002 में। 16 के डी में। 16 का ई, यह धर्म के आधार पर भेदभाव, राज्य को भेदभाव की अनुमति देता है। और 16 के ई में क्या बोल रहे हैं, यह धर्म के आधार पर, मतलब कि राज्य को भेदभाव करने की अनुमति है धर्म के आधार पर, जी आर्टिकल 16 का ई। 16F, इसमें क्या है, EWS लोक सेवाओं में आरक्षण, मतलब कि EWS को भी आरक्षण है 16 के एफ के तहत। इकोनॉमिकल बीकन सेक्शन है।
ए नहीं आ है इधर, बी का सेक्शन। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। इससे संबंधित प्रथम अधिनियम संसद द्वारा 1955 अस्पृश्यता निवारण अधिनियम लाया गया था। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। मतलब कि उपाधियों का अंत, उपाधि नहीं मिल सकती लेकिन किस क्षेत्र में मिल सकती? और शिक्षा या सेना द्वारा दी गई शिक्षा के क्षेत्र में मिल सकती, और सेना के क्षेत्र में द्वारा दी गई उपाधि धारण करने की अनुमति है। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में मिले या सेना के क्षेत्र में, तो उसे आप धारण कर सकते। और भारतीय नागरिकों को विदेशी उपाधि, अगर विदेश से कोई उपाधि मिल रही, पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी, उसके बाद हम ग्रहण कर सकते। अनुच्छेद 19 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। 19 के ए में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति का मतलब होता है आपके विचार, जो आपके मन में चल रहा है। झंडा फहराने की स्वतंत्रता भी 19 के ए के तहत। बोलने की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता, मतलब कि मीडिया वालों की स्वतंत्रता है 19 के ए के तहत। 19 के बी में क्या है? बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता। मतलब आप सभा कर सकते लेकिन हथियार नहीं रख सकते अपने पास, बिना हथियार की सभा कर सकते। 19 के सी में क्या है? संगठन बनाने की स्वतंत्रता। मतलब आप कोई भी संगठन बना सकते, तो 19 के सी के तहत। 19 के डी में क्या है? बिना रोके टोके चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। मतलब आप चारों ओर घूम सकते बिना रोके टोके, आपको कोई नहीं रोकेगा। 19 के ई में क्या है? भारत के किसी भी क्षेत्र में रहने की स्वतंत्रता। मतलब आप भारत के किसी भी क्षेत्र में रह सकते हैं 19 के ई के तहत। और 19 के एफ में क्या है? भारत के किसी भी क्षेत्र में कोई भी काम करने की स्वतंत्रता। मतलब आप कोई भी काम कर सकते हैं भारत के किसी भी क्षेत्र में 19 के एफ के तहत। अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। इसके अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों पर जिन पर किसी अपराध को करने का आरोप लगाया गया है, यह निम्न 3 प्रकार से। मतलब कोई व्यक्ति अगर कोई अपराध कर देता है तो उसे संरक्षण दिया जाएगा। कैसे? एक गलती की है तो उसे कितनी, मतलब एक ही सजा मिलेगी। दूसरा पॉइंट, आत्म अभिसंशय से संरक्षण। मतलब कोई भी व्यक्ति वो खुद के खिलाफ गवाही नहीं देगा, गवाही नहीं दे सकते। तीसरा, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। मतलब सजा के बाद कैदी को संरक्षण दिया जाएगा। आज की क्लास करंट अफेयर्स पर आइए। क्वेश्चन नंबर पहला, रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के COP 15 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो COP 15 का आयोजन विक्टोरिया फॉल्स, जिम्बाब्वे। ऑप्शन नंबर सी विक्टोरिया फॉल्स, जिम्बाब्वे में COP 15 का आयोजन किया जा रहा है। रामसर कन्वेंशन वेटलैंड्स मतलब कि आर्द्र भूमियों के संरक्षण और उनकी बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हर कुछ वर्षों में होता है, जिसमें सदस्य देश वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए नीतियां बनाते हैं। COP 15 सम्मेलन का आयोजन जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स में किया जा रहा है, जो एक विश्व प्रसिद्ध वाटरफॉल है। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? हरारे। रामसर कन्वेंशन की COP 15 कॉन्फ्रेंस का आयोजन 23 से 31 जुलाई तक विक्टोरिया फॉल्स, जिम्बाब्वे में किया जा रहा है। इसमें 172 कंट्रीज के 3000 से ज्यादा डेलीगेट्स हिस्सा ले रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में विक्टोरिया फॉल्स डिक्लेरेशन भी साइन किया गया है। यह डिक्लेरेशन देशों को उनके वेटलैंड्स को बचाने के लिए जोर देने के बारे में बात करता है।
रामसर सम्मेलन पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 2 फरवरी 1971 में। और जब ये लागू कब हुआ था? 21 दिसंबर 1975। तो जो रामसर सम्मेलन है, यह सम्मेलन कब हुआ था और कहाँ? ईरान के रामसर शहर में हुआ था। इस आर्द्र भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय महत्व का अभिसमय, विशेष रूप से जल पक्षी आवास के रूप में, मतलब कि पक्षियों के लिए आवास। रामसर आर्द्र भूमि स्थल को कह सकते हैं पक्षियों के लिए आवास। हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ द कंट्रैक्टिंग पार्टीज, यह रामसर कन्वेंशन के मेंबर ऑफ कॉन्फ्रेंस की होती है। इसे रामसर कन्वेंशन से रिलेटेड सभी पॉलिसीज बनाई जाती हैं। यह हर 3 साल में आयोजित की जाती है, मतलब जो COP 15 है वो हर 3 साल में आयोजित की जाती है। इस बार COP 15 की जा रही है। COP 14 2022 में वुहान, चाइना, जिनेवा और स्विट्जरलैंड में हुई। क्वेश्चन नंबर दूसरा, 30 जुलाई 2025 को इसरो और नासा के संयुक्त मिशन निसार, मतलब कि इसरो और नासा इन दोनों ने मिलकर क्या, निसार को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाएगा। यह उपग्रह मुख्य रूप से किसका अवलोकन करने के लिए प्रयोग किया जाएगा? ये किस लिए है? पृथ्वी की निगरानी और स्कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी की निगरानी और स्कैनिंग करने के लिए। निसार का फुल फॉर्म नासा इसरो सिंथेटिक एप्टीट्यूड रडार एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जिसे नासा और इसरो ने मिलकर विकसित किया है। मतलब जो निसार है इसे नासा और इसरो ने मिलकर विकसित किया है, मतलब मिलके बनाया। यह 2392 किलोग्राम वजन, इतना वजन है। कितना वजन है? 2392 किलोग्राम उपग्रह पृथ्वी के अवलोकन के लिए GSLV S-16 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। यह उपग्रह दोहरे आवृत्ति एल बैंड और एस बैंड रडार तकनीक का उपयोग करेगा और पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तनों जैसे भूकंप, हिमनदों की गति, समुद्री जल स्तर आदि की निगरानी करेगा। यह अपनी तरह का पहला उपग्रह है जो स्वात मतलब सार तकनीक से 242 किलोमीटर क्षेत्र को कवर करेगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, हाल ही में संसद रत्न पुरस्कार 2025 से कितने सांसदों को सम्मानित किया गया है? मतलब कि संसद रत्न पुरस्कार है 2025 में कितने सांसदों को दिया गया है? तो 17 व्यक्तियों को। ऑप्शन नंबर ए, सांसद रत्न पुरस्कार 17 व्यक्तियों को दिया गया है। संसद रत्न पुरस्कार संसद के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सांसदों को प्रदान किया जाता है। 2025 में 17 सांसदों को यह सम्मान मिला है। यह पुरस्कार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की प्रेरणा से शुरू हुआ था और इसे एनुअली प्रदान किया जाता है, मतलब कि हर साल दिया जाता है। निम्न में से किस तिथि को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है? तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस हर वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में प्रकृति संसाधनों जैसे वनों, जलवायु, मिट्टी, खनिज आदि के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना और उनके सतत उपयोग को बढ़ावा देना। आज के समय में जलवायु
परिवर्तन, जैव विविधता का ह्रास, वनों की कटाई मतलब कि पेड़ काट देते जैसे मुद्दों को देखते हुए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इस दिन विभिन्न संगठनों और स्कूलों में पर्यावरण संरक्षण के लिए रैली, संगोष्ठी और वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रम किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय IGNOU की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति प्रोफेसर उमा कांजीलाल को बनाया गया है। प्रोफेसर उमा कांजीलाल को हाल ही में IGNOU की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है। वे पहले IGNOU में प्रो वाइस चांसलर और सोशल साइंसेज की निदेशक रह चुकी हैं। यह नियुक्ति उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। IGNOU देश का सबसे बड़ा ओपन यूनिवर्सिटी नेटवर्क है जहां लाखों छात्र नामांकित हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विवाह से पहले HIV/AIDS की जांच को अनिवार्य करने के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू की है? तो मेघालय राज्य सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी। मेघालय सरकार ने एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल के तहत यह निर्णय लिया है कि राज्य में विवाह से पहले HIV/AIDS जांच को अनिवार्य किया जाएगा। इसके लिए एक नया कानून लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस कदम का उद्देश्य HIV संक्रमण की रोकथाम करना और विवाह से पहले स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ाना है। यह भारत का पहला ऐसा प्रयास है जो विवाह से पहले HIV परीक्षण को कानूनी रूप से अनिवार्य बनाने की दिशा में बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस देश ने नाहिद-2 नामक दूरसंचार उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो नाहिद-2 नामक दूरसंचार उपग्रह सफलतापूर्वक ईरान देश ने प्रक्षेपित किया है। नाहिद-2 एक टेलीकम्युनिकेशन दूरसंचार सैटेलाइट है। इसे ईरान द्वारा हाल ही में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। इसका उद्देश्य संचार तकनीक को बेहतर बनाना और स्पेस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। यह ईरान के स्पेस प्रोग्राम का एक प्रमुख हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस महिला ने न्यूरालिंक ब्रेन चिप की मदद से सिर्फ सोचकर कंप्यूटर पर नाम लिखा और चित्र बनाए जो 20 वर्षों से पैरालाइज्ड है? तो ऑड्रे क्रूज नामक महिला ने। ऑप्शन नंबर बी। ऑड्रे क्रूज जो पिछले 20 वर्षों से शरीर से लकवाग्रस्त पैरालाइज्ड है, ने न्यूरालिंक ब्रेन चिप की सहायता से सिर्फ मानसिक निर्देशों मेंटल कमांड्स के जरिए कंप्यूटर को कंट्रोल किया। उन्होंने अपने नाम को स्क्रीन पर लिखा और कुछ ड्राइंग भी बनाई जो AI और मेडिकल टेक्नोलॉजी में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस भारतीय लेखिका को अंग्रेजी में अनुवादित पुस्तक के लिए ब्रिटेन का प्रतिष्ठित पेन ट्रांसलेटर अवार्ड मिला है? तो पेन ट्रांसलेटर अवार्ड गीतांजलि श्री को मिला है। ऑप्शन नंबर सी। यह पुरस्कार ब्रिटेन में दिया जाने वाला एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार है।
लेखिका गीतांजलि श्री को यह सम्मान रेत की समाधि टॉम्ब ऑफ सैंड के अंग्रेजी अनुवाद के लिए मिला। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया है। गीतांजलि श्री पहली भारतीय लेखिका है जिन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, ऑपरेशन महादेव किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में चलाया गया है जिसमें 3 आतंकवादी ढेर किए गए? तो जम्मू कश्मीर राज्य में ऑपरेशन महादेव चलाया गया है। कार्रवाई जम्मू कश्मीर में हुई। ऑपरेशन का नाम पास के महादेव पीक से प्रेरित है। मतलब जो ऑपरेशन महादेव रखा तो वो क्यों रखा? क्योंकि बगल में महादेव पीक है। छोटी महादेव पीक जबरवान रेंज में स्थित है और स्थानीय तौर पर सांस्कृतिक आध्यात्मिक महत्व रखता है। इसी के साथ ही आप सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। एक क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना है। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।